हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं और इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं, यानी विटामिन्स को वृद्धि कारक भी कहते हैं। और इनकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाते हैं, डिफिशियंसी डिजीज भी होने की संभावना होती है विटामिन्स की कमी से। ठीक है, तो विटामिन जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन दो हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सी सबको पता ही है ना, खट्टे फलों में पाया जाता है। और वसा में घुलनशील विटामिन हम देखते हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली चीज है कि वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जल में केवल दो विटामिन जो है घुलनशील हैं, बी और सी, जबकि वसा में ए, डी, ई, के। तो विटामिन के बाद अब बारी है जल तथा खनिज लवणों की। तो जल क्या होता है? ये सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है और शरीर के ताप नियमन और पदार्थों के स्थानांतरण में भी सहायता करता है। और इसके अलावा यह जीव द्रव्य का भी प्रमुख भाग है। जीव द्रव्य कहाँ होता है? कोशिका में, है ना, सेल्स में। ठीक, तो जो सेल में, कोशिका में जीव द्रव्य होता है उसमें भी जल उपस्थित होता है। ठीक है, उसके जीव द्रव्य के निर्माण में भी जल बहुत ही हेल्पफुल होता है। फिर है अकार्बनिक खनिज लवण, जो है वो अनेक उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा शरीर के अनेक अंगों के निर्माण में भी सहायक होता है, जैसे कि दांत और हड्डी है, तो दांत किससे बनता है? कैल्शियम से, और हड्डियां फास्फोरस से। ठीक है, तो ये क्या है? ये खनिज लवण है। और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए लोहा यानी कि आयरन का होना आवश्यक है। और इसी प्रकार से थायरॉक्सिन निर्माण के लिए आयोडीन नामक खनिज लवण का होना आवश्यक होता है। चलिए अब नेक्स्ट है पादपों में पोषण। पादप में पोषण किस प्रकार से होता है, यानी कि पौधों में? तो हरे पौधे अपना भोजन जो है पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O द्वारा, यानी कि वाटर के द्वारा, जल के द्वारा स्वयं बनाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया होती है जिसमें CO2 का अपचयन ग्लूकोज में होता है और जल का ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो है प्रकाश संश्लेषण का ये रिएक्शन लिखा हुआ है 6CO2 + 12H2O, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ये जो प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। कभी कभी क्वेश्चन केवल प्रकाश संश्लेषण से पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है जिसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज में हो जाता है और जल ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। और ये है ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, C6H12O6। ठीक है, और साथ ही ये रिएक्शन भी प्रकाश संश्लेषण का। अब नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो क्या होता है? पहला कि क्लोरोफिल जो है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करती है। ठीक है, फिर इस अवशोषित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है और हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है।
ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं हैं। चलिए अब नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि जो है दो भागों में परिवर्तित, दो पार्ट में होती है कंप्लीट। इसमें पहला है प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया को ही हिल अभिक्रिया भी कहते हैं, लाइट रिएक्शन या फिर हिल रिएक्शन। ओके, और दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। चलिए इसमें पहला है लाइट रिएक्शन और हिल रिएक्शन। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हिल था, ठीक है, उन्होंने इसमें इस रिएक्शन की खोज की थी, इसलिए इस लाइट रिएक्शन का नाम ही हिल रिएक्शन कर दिया गया है। तो यह क्रिया जो है लाइट रिएक्शन क्रिया कहाँ होती है? हरित लवकों के ग्रैना में। ये याद रखने वाली चीज है। कहाँ होती है प्रकाश रिएक्शन या प्रकाश अभिक्रिया की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो हरित लवकों के ग्रैना में क्लोरोफिल की सहायता से होती है। ठीक है, ग्रैना में क्लोरोफिल की सहायता से होती है। तो हरित लवकों के ग्रैना में उपस्थित जो पर्ण हरित होता है वो सूर्य के प्रकाश से सक्रिय हो जाता है। ठीक है, ग्रैनम में जो पर्ण हरित पाया जाता है वो सूर्य के प्रकाश से सक्रिय हो जाता है और एडीपी से, एडीपी क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, एडीपी का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित हो जाती है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा किस में संचित होती है? एटीपी में। फिर क्या होता है कि ऊर्जान्वित क्लोरोफिल द्वारा जल का हाइड्रोजन आयन तथा OH आयनों में प्रकाश अपघटन हो जाता है। ठीक है, इस ऊर्जा प्राप्त क्लोरोफिल द्वारा जल का, ठीक है, जो वाटर होता है उसमें उसका हाइड्रोजन और OH आयनों में क्या होता है? प्रकाश अपघटन हो जाता है। तो जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न जो OH आयन जो है वो परस्पर मिलकर पानी और ऑक्सीजन बना देते हैं और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त होकर स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो जल के प्रकाश अपघटन से मुक्त हाइड्रोजन आयन से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली द्वारा ऊर्जा को एटीपी के रूप में मुक्त करते हैं। इस क्रिया में हाइड्रोजन आयन NADP, देखिए NADP का क्या फुल फॉर्म है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो इस क्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन जो है वो NADP को यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को NADPH2 में अपचयित कर देता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन देखिए, 4 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन आयन के, वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं NADP के, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। हाइड्रोजन जो है इसमें ऐड हो जा रहे हैं 2, तो 2 नहीं, यहाँ पे 4 हैं, है ना। देखिए यहाँ 2 है ही, ठीक है, पहले से ही है। यहाँ भी 2 NADP है, H2, यहाँ H2 है और ये 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाए कितने हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन रहे हैं? 2 NADPH2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, फिर ADP से क्या बन रहा है? ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ADP से ATP के निर्माण को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये भी याद रखने वाली चीज है। ADP से ATP के निर्माण को क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। देखिए इस अभिक्रिया की खोज जो है ब्लैक मैन नामक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, ब्लैकमैन नामक
साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसे ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। जो प्रकाशिक अभिक्रिया थी उसकी खोज किसने की थी? हिल नामक वैज्ञानिक ने, और इसकी ब्लैकमैन्स ने। तो ये क्रियाएं जो हैं हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ हो रही थी? हरित लवक की ग्रैना में क्लोरोफिल की सहायता से हो रही थी, और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में हो रही है, हरित लवकों के स्ट्रोमा में। तो ये समस्त क्रियाएं जो हैं एक विशेष पदार्थ, यानी कि विशेष पदार्थ का नाम क्या है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट, RUBP, रिबुलोज बाइफॉस्फेट भी पढ़ सकते हैं, या राइबोलोज, जो भी पढ़ना हो आपको, की उपस्थिति में एक चक्र के रूप में होती है, जिसे कि कैल्विन चक्र या कैल्विन साइकिल कहते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कैल्विन साइकिल के बारे में बताने के लिए, तो हम यही लिखेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया में जितनी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वही जो है कैल्विन साइकिल के अंतर्गत लिखा जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैल्विन साइकिल क्या होता है कि कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में वातावरण से प्राप्त CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाशीय क्रियाओं से प्राप्त NADPH2 के हाइड्रोजन आयन से क्या होता है? अवकरण होता है, और PgAl यानी कि फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड नामक पदार्थ बनता है। फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, देखिए मैं किसी का भी फुल फॉर्म लिख नहीं रही हूँ, ताकि आप लोग उसको सुने ध्यान से और लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तो फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड नामक पदार्थ बनता है। तो इस अभिक्रिया में जो ये अभिक्रिया है कैल्विन साइकिल की, वो कई चरणों में पूरी होती है। तो देखिए 5 कार्बन वाला जो यौगिक है वो RUBP के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, जो कि 6 कार्बन मतलब कि जो 6 मॉलिक्यूल्स वाला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु जो होता है 6 मॉलिक्यूल्स वाला, तो उससे मिलकर एक 6 मॉलिक्यूल वाला कार्बन अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जो हैं मिलकर क्या करते हैं? 6 अणु वाला कार्बन नामक एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए रिएक्शन के द्वारा शो किया गया है। 6 मॉलिक्यूल्स हैं RUBP के, और 6 मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो एंजाइम की उपस्थिति में और वाटर के प्रेजेंस में क्या करता है? ये 6 मॉलिक्यूल वाला एक यौगिक बनाता है, कार्बन यौगिक बनाता है, जो कि क्या होता है? अस्थायी यौगिक होता है। ठीक, तो यह अस्थायी यौगिक जो है अपचयित होकर PGA फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना के 2 अणु ले लेता है, और ये 3 कार्बन वाला यौगिक बन जाता है। ठीक है, यही अस्थायी यौगिक, यानी कि ये कार्बन की बात की जा रही है, ये अपचयित हो जाता है। क्या करता है फिर? PGA यानी फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना के 2 अणु ले लेता है, और ये जो है 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। ठीक, यहाँ फिर क्या होता है कि PGA अणु जो होता है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो है, वो बाद में और अधिक अपचयित हो जाता है और PGAl बना लेता है, PGAl का निर्माण करता है। PGAl का फुल फॉर्म फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो PGAl यानी फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 अणु मिलकर अपचयन द्वारा क्या बनाते हैं? फास्फोरस शर्करा का निर्माण करते हैं, और जो फास्फोरस शर्करा बाद में शर्करा का निर्माण करता है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या होता है? फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 अणु मिलकर एक अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण ये कर देते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज से ही पौधों में अन्य सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ जो है उनका निर्माण होता है, जैसे कि प्रोटीन, वसा, मंड इत्यादि। ठीक है, यानी कि जो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के द्वारा, उसी ग्लूकोज से ही पौधों में जो भोज्य पदार्थ बनते हैं, जैसे कि प्रोटीन, वसा, मंड, इन सभी का निर्माण होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि कैल्विन चक्र में फिर PGAl यानी फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड से फिर उसके उत्पादों से रिबुलोज बाइफॉस्फेट यानी RUBP फिर से निर्माण हो जाता है RUBP का, और कैल्विन साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से
केल्विन साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है ना, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए? पहला हो गया सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, यानी कि कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण जो है किन किन पदार्थों से कर सकता है, तो सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है और वाटर की भी। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए या प्रकाश संश्लेषण का होना क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधे जो हैं वो भोजन केवल स्वयं के लिए नहीं बनाते, वो मनुष्य के लिए भी बनाते हैं या अन्य जंतुओं के लिए भी बनाते हैं, है ना। यानी कि पौधा जो भोजन तैयार कर रहा है उसका उपयोग तो वो स्वयं की वृद्धि विकास के लिए तो करता ही है ना, स्वयं के लिए भी तो करता ही है। इसके अलावा जो जंतु पौधों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है, अन्य जंतु जो हैं जो शाकाहारी हैं, ठीक है, ठीक, तो जो शाकाहारी हैं उनके लिए उनका भोजन भी किससे प्राप्त होता है, पौधों से ही तो प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अगर पौधा भोज्य पदार्थों का निर्माण न करे, अपना वृद्धि विकास नहीं करेगा, तो शाकाहारियों को भोजन कैसे प्राप्त होगा, नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, भोजन और अन्य पदार्थ बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसके अलावा जो सर्वाहारी जो जंतु हैं जैसे कि मनुष्य है या अन्य जंतु, या अगर हम ले मनुष्यों का ही ले, तो हम जैसे कि हम जो है मनुष्य सर्वाहारी में आते हैं, यानी कि हम अपने भोजन में पौधों से प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं उनका भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा जीव जंतुओं से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनका भी उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, है ना। तो जीव जंतुओं से जो प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं पर हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रह सकते, है ना। पौधों से जो प्राप्त हो रहे हैं खाद्य पदार्थ जैसे कि अनाज हो गए, फल हो गए, सब्जियां, इनको भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या प्रकाश संश्लेषण की तो जरूरत है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कह सकते हैं कि ये जो है पौधे केवल स्वयं के लिए भोजन नहीं बनाते, बल्कि ये अन्य जीव जंतुओं के लिए भोजन बनाते हैं। तो भोजन और अन्य पदार्थ के निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। दूसरा हम देख सकते हैं ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, पहला हमने देखा भोजन, ठीक है, भोजन के लिए। दूसरा है ऊर्जा के लिए, यानी कि पेड़ पौधों से जो हमें लकड़ियां प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब कैसे प्राप्त हो रहे हैं, इन पेड़ पौधों से ही तो प्राप्त हो रहे हैं। लकड़ी हो गए, ठीक, उसके बाद कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है, ऊर्जा के ही तो स्रोत हैं। तो इनके निर्माण के लिए भी पेड़ पौधे आवश्यक हैं, ठीक, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है आवश्यक है। ठीक, और नेक्स्ट हम कह सकते हैं वायुमंडल के शुद्धिकरण में। वायुमंडल के शुद्धिकरण में, ठीक, तो वायुमंडल के शुद्धिकरण में हम देखते हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधा ग्रहण करता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन बनाता है। इससे क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसमें संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो जंतुओं द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बड़ी मात्रा में जो छोड़ा जाता है उसको वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है संतुलित रहती है। तो वायुमंडल जो है शुद्ध होता रहता है। ठीक है, मात्रा संतुलित में। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण का पौधों में भोजन निर्माण में, ऊर्जा उत्पादन में और वायुमंडल के शुद्धिकरण में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक, अब देखिए हम देखते हैं कि जो पौधे हरे नहीं हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा है कि जो पौधे हरे होते हैं, हरे भाग जो है पौधे के, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना। तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट से ही
पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है। तो जो पौधे हरे नहीं होते उनमें क्या होता है, तो वे जो अपने भोजन के लिए ऐसे पौधे क्या करते हैं, या अपने भोजन के लिए या अपने अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि कवक। ठीक है, कवक क्या है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी यानी कि अपने भोजन के लिए मृत जीव जंतुओं पर निर्भर करता है। तो कवक मृतोपजीवी है, अतः ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जीवों में पोषण। ठीक है, अभी हमने पौधों में पोषण देखा, अब देखेंगे हम कि जीवों में किस प्रकार से पोषण की प्रक्रिया होती है। तो कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि अमीबा हुआ, पैरामीशियम। इनमें क्या होता है, इनमें कोई खास अंग तो पाए नहीं जाते हैं जिससे कि अपना भोजन ग्रहण कर सके। तो ये ऐसे क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव जो है, इनमें जो है कोशिका के सतह से ही भोजन का ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, देखिए इसे फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय है, यानी कि इसका पूरा शरीर जो है एक ही कोशा में कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरा शरीर जो है एक ही कोशा में कंप्लीट होता है। ठीक, तो क्या होता है कि कोश की सतह से अगर कोई खाद्य पदार्थ इनके टच करता है, ठीक है, भोजन का कण जैसे यहाँ है ना, तो कोश की सतह से ही उंगली की तरह अस्थायी प्रवर्धक जो है उनका विकास होने लगता है, अस्थायी प्रवर्धकों का निर्माण होने लगता है। ठीक है, और ये भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। ठीक, यहाँ देखिए, और भोजन जब इनके शरीर के सतह के अंदर जब पहुंच जाता है तो खाद्य रिक्तिकाएं का निर्माण होता है। खाद्य रिक्तिकाओं का, फूड वैक्यूल्स का निर्माण होने लगता है। ठीक है, और फिर इन फूड वैक्यूल्स में भोजन का पाचन होता है और वर्ज्य पदार्थ को फिर से शरीर की सतह के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है, यानी कि कोई खास अंग नहीं होता। जब इनको भोजन मिलता है तो पूरा शरीर जो है, पूरे शरीर में से प्रवर्ध का जो है निर्माण होने लगता है। प्रवर्ध अस्थायी होते हैं, अस्थायी रूप से। ठीक है, अस्थायी रूप से ये चारों ओर से उस भोजन को घेर लेते हैं और इसके चारों ओर क्या बनाते हैं, फूड वैक्यूल्स यानी कि खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर देते हैं। खाद्य रिक्तिका में अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इन एंजाइम्स की सहायता से भोजन का पाचन हो जाता है और फिर जो है पचे हुए पदार्थ को जो है कोशिका ग्रहण कर लेती है और जो वर्ज्य पदार्थ होता है उसे शरीर के सतह के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार से कुछ उच्च स्तरीय बहुकोशिक जंतु जो होते हैं, यानी जिनका शरीर जो है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसमें क्या होता है कि बिना किसी अंग की सहायता से भोजन जो है सीधे मुख में ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि छिपकली, मेढक, पक्षी आदि। और इसके अलावा जो चरने वाले जंतु होते हैं उनमें भी क्या होता है, ये सीधे मुख से, यानी कि सीधे मुख से ही भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, हाथ का हेल्प नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे कि भोजन हम लोग कैसे ग्रहण करते हैं, मनुष्य, हम पहले हाथों का उपयोग करते हैं। ठीक है, हाथ से फिर मुंह में डालते हैं। तो इनका क्या है, ये डायरेक्ट मुंह में ही भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सुविकसित आहार नाल होती है। ये मुख से भोजन ग्रहण कर रहे हैं लेकिन इनमें आहार नाल पाई जाती है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पाचक रस भी उपस्थित होते हैं। पाचक रस और एंजाइम होते हैं। तो आहार नाल में विभिन्न प्रकार की पाचक रस और एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन हो जाता है। तो इस प्रकार से एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम मनुष्य में पोषण किस प्रकार